साल 2014 की दिवाली की रात देहरादून में दिल दहला देने वाले हत्याकांड की खबर लेकर आई थी, जिसके बारे में जिसने भी सुना सन्न रह गया। एक ही परिवार के 4 लोगों की चाकू से गोद कर चारों की बेहद निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। सभी के शरीर पर चाकू के 85 निशान थे। कौन थे हत्यारे? कैसे खुली उनकी पोल? सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दीपावली के ठीक अगले दिन यानी 24 अक्टूबर 2014 को सवेरा होते ही उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के लोग अपनी दिनचर्या में लीन होना शुरू हो गए थे। आर्थिक रूप से काफी संपन्न सरदार जय सिंह के घर भी सवेरा होते ही चहल पहल शुरू हो जाती थी, लेकिन उस दिन उनके यहाँ इस तरह खामोशी छाई थी जैसे वहाँ कोई रहता ही न हो। व्यवहार कुशल जय सिंह का खुशहाल परिवार थाना कैंट के चक्राता रोड स्थित पौष इलाके आदर्श नगर में रहता था। उनकी विज्ञापन एजेंसी तो थी ही, होर्डिंग्स का भी काफी बड़ा कारोबार था। उनके घर काम करने वाली नौकरानी राजो सुबह ही काम करने के लिए आ जाती थी। उस दिन भी 7 बजे के करीब वह काम करने के लिए आ गई थी। घर का मुख्य दरवाजा देखकर उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि रोजाना उसे दरवाजा खुला मिलता था, लेकिन उस दिन बंद था। घर के अंदर से किसी तरह की आवाज भी नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर खाली पड़ा है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि घर के लोग इतनी देर तक सोए क्यों पड़े हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। जय सिंह सुबह ही मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते थे, लेकिन राजो के आने से पहले ही वह आ जाते थे। दरवाजे पर बाहर ताला नहीं लगा था, इसलिए राजो ने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई बाहर नहीं आया तो उसने कॉल बेल बजाई। कॉल बेल बजाने के थोड़ी देर बाद जय सिंह का 21 वर्षीय युवा बेटा हरमीत दरवाजे पर आया। राजो ने पूछा, सब ठीक तो है बाबूजी, आज दरवाजा क्यों बंद है? उसकी बात का जवाब देने के बजाय हरमीत ने कहा, आज यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। उसका यह जवाब राजो को अटपटा सा लगा, क्योंकि घर की साफ सफाई का काम वही करती थी। जब से उसने वहाँ काम शुरू किया था, एक भी दिन ऐसा नहीं बीता था जब उसने काम ना किया हो, इसलिए उसने दबी जबान से सवाल किया, क्यों? हरमीत ने बेरुखी से कहा, आज पानी ही नहीं आ रहा है तो तुम साफ सफाई कैसे करोगी, इसलिए लौट जाओ। राजो को हरमीत का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा था। उसने ध्यान से देखा तो हरमीत के बाएं हाथ पर रुमाल बंधा था, जिसमें खून लगा था। चूंकि वह नौकरानी थी, इसलिए उसकी ज्यादा सवाल जवाब करने की हिम्मत नहीं हुई, लिहाजा वह लौट गई। राजो लौट तो पड़ी, लेकिन उसे लगा कि हरमीत के इस तरह कह देने से लौटना ठीक नहीं है। बाद में वह बाबूजी और माताजी को क्या जवाब देगी? यह बात मन में आते ही वह पड़ोस में रहने वाले जय सिंह के भतीजे अजीत सिंह के घर जा पहुंची। अजीत सिंह बाहर ही मिल गए तो बोली, साहब मैं बाबूजी के घर काम करने गई थी, लेकिन हरमीत ने मना कर दिया। वह काम नहीं करने दे रहा। अजीत सिंह ने पूछा, क्यों? राजो बोली, पता नहीं, उसने घर का दरवाजा बंद कर रखा था, इसलिए कोई दिखाई भी नहीं दिया। ठीक है, तुम रुको, मैं बात करता हूँ, कहने के साथ ही अजीत ने जय सिंह का मोबाइल नंबर मिलाया, लेकिन फोन हरमीत ने ही रिसीव किया। अजीत ने पूछा, चाचा जी कहाँ हैं हरमीत? वह घर में नहीं हैं, कहीं गए हैं। ठीक है, आ जाएं तो मेरी बात कराना। और सुनो, राजो को घर का काम करने दो। अजीत सिंह के कहने पर राजो दोबारा गई तो हरमीत ने दरवाजा खोल दिया और खुद जाकर बरामदे में बैठ गया। राजो ड्राइंग रूम में पहुंची तो वहां की हालत देखकर उसके होश उड़ गए। ड्राइंग रूम में खून ही खून फैला था। खून देखकर राजो चीखते हुए बाहर भागी। राजो इतने जोर से चीखी थी कि उसकी वह चीख आसपास रहने वालों ने सुन ली थी। पल भर में सब भाग कर आ गए। अजीत सिंह भी आ गए थे। राजो के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं।
आते ही उन्होंने पूछा, क्या हुआ राजू? अंदर खून ही खून फैला है और मेम साहब की लाश पड़ी है। खून और लाश पड़ी होने की बात से सभी के रोंगटे खड़े हो गए। हरमीत बेहाल हालत में सिर थामे बरामदे में बैठा था। कुछ लोगों ने पूछा, क्या हुआ हरमीत? सब बर्बाद हो गया भाई जी, हरमीत ने बस इतना ही कहा। लोग कुछ और पूछते, तभी घर के अंदर से 5-6 साल का एक बच्चा रोता हुआ बाहर आया। वह बहुत घबराया हुआ था और उसकी पीठ में चोट के निशान थे। वह जय सिंह का नाती कंवलजीत था। कंवलजीत की हालत देखकर कुछ लोग उसकी ओर दौड़े, क्या हुआ बेटा? डर के मारे कंवलजीत की घिघी बंधी हुई थी। कोई जवाब देने के बजाय उसने अंगुली से अंदर की ओर इशारा कर दिया। किसी ने कहा, चलो अंदर चलकर देखते हैं क्या बात है। इसके बाद कुछ लोग हिम्मत करके अंदर गए तो पता चला सचमुच सब बर्बाद हो चुका था। घर के अंदर एक नहीं बल्कि 4 लाशें पड़ी थीं और पूरे घर में खून ही खून फैला था। खून और लाशें देखकर सब गम में डूब गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अंदर इस तरह का दिल दहला देने वाला नज़ारा देखने को मिलेगा। किसी ने घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दिया। यह ऐसी सूचना थी जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। तुरंत यह सूचना संबंधित थाना कैंट पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी वी.के. जेठा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। घर के अंदर की स्थिति दिल दहला देने वाली थी। सरदार जय सिंह, उनकी पत्नी कुलवंत कौर, बेटी हरजीत कौर और नातिन सुखमणि की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बेटे हरमीत के हाथ में चोट लगी थी और नाती कंवलजीत भी घायल था। हरजीत कौर गर्भवती थी, जिसका समय पूरा हो चुका था। पुलिस ने तुरंत हरजीत को इस उम्मीद में दून अस्पताल पहुंचाया कि शायद गर्भ में पल रहा बच्चा बच जाए। लेकिन जांच के बाद पता चला कि बच्चा मर चुका है। मामला काफी गंभीर था, इसलिए थाना प्रभारी ने घटना की सूचना एसएसपी अजय रौतेला समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी थी। त्योहार के अगले दिन की सुबह इतनी भयानक होगी, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 4 हत्याओं की खबर से समूचे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। सूचना मिलते ही एसएसपी अजय रौतेला, एसपी सिटी अजय सिंह और एसपी देहात मणिकांत मिश्रा के अलावा अन्य थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। मामला 4 हत्याओं का था, इसलिए इसकी सूचना आला अधिकारियों को भी दे दी गई थी। इसी सूचना के आधार पर डीजीपी बी.एस. सिद्धू, एडीजी राम सिंह मीना, डीआईजी संजय गुंज्याल भी आ गए थे। इस घटना से पुलिस अधिकारी हैरान परेशान थे। बाहर के कमरे में दरवाजे के पास खून से लथपथ 60 वर्षीय जय सिंह की लाश पड़ी थी। ड्राइंग रूम में उनकी पत्नी 55 वर्षीय कुलवंत कौर, 27 वर्षीय हरजीत कौर, जिसे अस्पताल भेजा गया था, और 3 वर्षीय सुखमणि की लाशें पड़ी थीं। सभी कत्ल बेहद क्रूरता से किए गए थे। पुलिस ने लाशों का निरीक्षण किया तो सभी के पेट, छाती, गर्दन, चेहरे और हाथों पर चाकू के घाव थे। सभी लाशों से खून निकलकर फर्श पर फैला हुआ था। इस तरह क्रूरता से की गई हत्याएं देखकर पुलिस अधिकारी भी सकते में थे। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम बुलवा ली गई थी। निरीक्षण में घर के अंदर ही हत्या में प्रयुक्त खून से सना चाकू और खून लगी एक शर्ट मिल गई थी। एक मेज पर शराब की खुली बोतल, स्टील का गिलास और पानी की बोतल रखी मिली थी। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम ने जरूरी नमूने उठाकर संदिग्ध सामान को सबूत के तौर पर कब्जे में ले लिया था। इसके अलावा पुलिस को वहां कोई अन्य सबूत नहीं मिला था। घटनास्थल को देखकर लगता था कि हत्याओं को पूरी प्लानिंग के साथ निर्दयतापूर्वक देर रात अंजाम दिया गया था। मरने से पहले मृतक जय सिंह और कुलवंत कौर ने विरोध किया था। उनके हाथों पर आए घाव इस बात की गवाही दे रहे थे। खास बात यह थी कि घर का सामान यथास्थान रखा था। इससे जाहिर होता था कि मामला लूट का नहीं था। हरमीत गफलत की सी स्थिति में था। यह सदमा भी हो सकता था और नाटक भी हो सकता था। इसी बात को ध्यान में रखकर पुलिस ने पूछा, क्या तुम कुछ बता सकते हो कि यह सब कैसे और कब हुआ? हरमीत ने कोई जवाब नहीं दिया तो डीजीपी बी.एस. सिद्धू ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, बेटा, हम तुम्हारा दुख अच्छी तरह समझते हैं।
लेकिन कातिल को पकड़ने के लिए जांच तो करनी ही होगी। जांच में तुम्हारा सहयोग जरूरी है। तुम सहयोग करोगे तभी हम कातिल तक पहुंच पाएंगे। सर, वे लोग बहुत खतरनाक थे, डूबे लहजे में हरमीत ने कहा। वे कौन थे? मैं पहचानता नहीं सर। सभी नकाब बांधे हुए थे। एक एक करके उन्होंने सबको मार दिया। वे मुझे भी मारना चाहते थे, लेकिन मैं भागकर बाथरूम में छिप गया। कंवलजीत को भी मैंने अपने पास छिपा लिया था। वह मेरे पास आ रहा था तो किसी बदमाश ने पीछे से चाकू मार दिया था। इतना कहकर हरमीत सिर पकड़कर रोने लगा। उस समय ऐसी स्थिति थी कि हरमीत से ज्यादा पूछताछ नहीं की जा सकती थी। पुलिस ने डरे सहमे कंवलजीत को पुचकार कर हत्यारों के बारे में पूछा तो वह डरते डरते बोला, अंकल, नकाब वाले 3 आदमी थे। कंवलजीत बहुत डरा हुआ था, इसलिए उससे ज्यादा पूछताछ नहीं की जा सकती थी। पुलिस उसके पिता के आने का इंतजार करने लगी। हरमीत और कंवलजीत ही थे जिनसे पूछताछ करके जांच आगे बढ़ाई जा सकती थी। मामला सामूहिक हत्याओं का था। पौष इलाके में 4 हत्याओं की यह सनसनीखेज खबर बहुत जल्दी जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। देखते ही देखते सैकड़ों लोग एकत्र हो गए। इस हत्याकांड से समूची राजधानी दहल तो उठी ही थी, लोगों में आक्रोश भी था। सूचना पाकर जय सिंह के नाते रिश्तेदार आ गए थे। उनके आने के बाद माहौल काफी गमगीन हो गया था। हत्याओं का हर किसी को अफसोस था, लेकिन हत्या किसने की यह किसी के समझ नहीं आ रहा था। घटनास्थल की तमाम कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए थे। इसके बाद मृतक जय सिंह के भतीजे अजीत सिंह की तहरीर पर थाना कैंट में अज्ञात हत्यारों के खिलाफ अपराध संख्या 187/14 पर धारा 302 व 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। घटना कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली थी। एडीजी राम सिंह मीना ने अधीनस्थों को मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने का निर्देश दिया। मृतकों के नाते रिश्तेदारों और पड़ोसियों से की गई शुरुआती पूछताछ में जो सामने आया, उसके अनुसार जय सिंह अपनी पत्नी कुलवंत कौर और बेटे हरमीत के साथ इस घर में रहते थे। हरमीत आवारा प्रवृत्ति का युवक था। उसकी इस प्रवृत्ति से घर के सभी लोग परेशान थे। हरजीत कौर जय सिंह की गोद ली हुई बेटी थी। वह हरियाणा के यमुनानगर में ट्रांसपोर्टर अरविंदर सिंह को ब्याही थी। दिवाली का त्योहार मनाने और प्रसव कराने वह अपने दोनों बच्चों कंवलजीत और सुखमणि के साथ पिता के घर आई थी। 2-4 दिनों में ही प्रसव होना था। डॉक्टरों ने समय भी दे रखा था। उसके पति को भी घटना की सूचना दे दी गई थी। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार जय सिंह की पत्नी कुलवंत कौर की कोई संतान नहीं थी। हरमीत जय सिंह की दूसरी पत्नी अनीता का बेटा था। अनीता अपने छोटे बेटे पारस के साथ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में रहती थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि आस पड़ोस के किसी ने भी सिंह परिवार की चीख पुकार नहीं सुनी थी। सुरक्षा की दृष्टि से कॉलोनी के बाहर गेट लगा था। उस पर चौकीदार भी रहता था। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि कॉलोनी का गेट रात 10:30 बजे बंद हो जाता था तो सुबह 6 बजे खुलता था। यह काम चौकीदार खुद करता था। सुबह गेट खोलकर वह अपने घर चला जाता था। पुलिस ने इस बारे में सोचा कि अगर ऐसा था तो फिर हत्यारे अंदर कैसे आए? कहीं चौकीदार की मिलीभगत तो नहीं थी। थाना प्रभारी वी के जेठा ने उसे बुलवाकर पूछताछ किया तो उसने दावे के साथ कहा कि वह मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पर था और उस रात कोई भी बाहरी आदमी कॉलोनी के अंदर नहीं आया था। चौकीदार की बातों से पुलिस को लगा कि वह सच बोल रहा था। अब पारिवारिक पृष्ठभूमि और चौकीदार के बयानों से हरमीत की भूमिका संदिग्ध हो गई। सोचने वाली बात यह थी कि हत्यारों ने लूटपाट नहीं की थी। घर में रखी नकदी और कीमती सामान के अलावा कुलवंत कौर और हरजीत कौर ने जो गहने पहन रखे थे वे सुरक्षित थे। सोचने वाली बात यह थी कि अगर हत्यारे पूरे परिवार को खत्म करना चाहते थे तो हरमीत को जिंदा क्यों छोड़ दिया? वह युवा था। सबसे ज्यादा विरोध वही कर सकता था। इससे भी प्रमुख वजह यह थी कि उसने रात से लेकर सुबह तक शोर मचाकर किसी को कुछ नहीं बताया था।
यहाँ तक कि नौकरानी को भी उसने टरकाने की कोशिश की थी। पुलिस ने हरमीत को हिरासत में ले लिया। इसी बीच मृतका हरजीत कौर का पति अरविंदर आ गया। उसने बेटे कवलजीत को ढांढस बंधाकर प्यार से पुचकार कर पूछा तो वह रोते हुए बोला, पापा, सभी को मामा ने मारा है। अब गुंजाइश की कोई बात ही नहीं रह गई थी। लेकिन पुलिस पूछताछ में वह अपने नकाबपोशों द्वारा हत्या किए जाने वाले बयान पर अड़ा था और अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। कभी वह रोने लगता तो कभी हंसने लगता। खींचकर थाना प्रभारी ने पूछा, सच सच बताओ, तुमने हत्याएं क्यों किया? इस पर हरमीत ने राजदाराना अंदाज में कहा, सर जी, मैंने कुछ नहीं किया, कराने वाला तो कोई और है। कौन? दो भूत जो खिड़की के रास्ते आए और मेरे अंदर प्रवेश कर गए। उनमें एक औरत थी और एक आदमी था। दोनों मुझसे कहते गए और मैं हत्याएं करता गया। पुलिस समझ गई कि हरमीत नाटक कर रहा है। इसके बाद उसके साथ थोड़ी सख्ती की गई तो उस पर सवार भूत को उतरते देर नहीं लगी। चारों हत्याओं का राज भी खुल गया। उस परिवार का कातिल कोई और नहीं, हरमीत ही था। हरमीत से की गई पूछताछ में जो कुछ पुलिस के सामने आया, उसे सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। कोई बेटा इतना भी क्रूर हो सकता है, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। मूलतः पंजाब के रहने वाले सरदार जय सिंह मिलनसार स्वभाव के मेहनती आदमी थे। वर्षों पहले उनका विवाह कुलवंत कौर के साथ हुआ था। जिंदगी हंसी खुशी से गुजर रही थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन कुलवंत कौर को कोई संतान नहीं हुई। तमाम इलाज के बाद भी जब कोई समाधान नहीं हुआ तो 25 साल पहले उन्होंने अपने भतीजे अजीत सिंह की बेटी हरजीत कौर उर्फ हन्नी को गोद ले लिया था। हरजीत को गोद लेने के बाद घर में खुशियां आ गईं। हरजीत को पाकर दोनों ही खुश थे। वे उसे खूब प्यार भी करते थे। जय सिंह के परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वह आर्थिक रूप से काफी संपन्न थे। कारोबार के लिए उन्होंने पलटन बाजार में अपना ऑफिस बना रखा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। भविष्य की चिंता किए बिना जय सिंह ने एक गलती कर डाली। कभी कभी आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ और है। जिंदगी की हर राह वैसी नहीं होती जैसी वह अपने हिसाब से सोचता है। जय सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। किसी समारोह में उनकी मुलाकात अनीता से हुई। अनीता उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही थी। पहली ही मुलाकात में दोनों का झुकाव एक दूसरे की तरफ हो गया। अनीता खूबसूरत थी, जबकि जय सिंह दौलत वाले थे। जल्दी ही दोनों नजदीक आ गए। हालांकि अनीता शादीशुदा थी, लेकिन उसके पति की मौत हो चुकी थी। पहले पति से उसे एक बेटा लक्की था। कुछ महीनों की मुलाकातों के बाद जय सिंह और अनीता ने एक होने का फैसला कर लिया। जय सिंह जानते थे कि सार्वजनिक रूप से यह संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने चोरी से अनीता से विवाह कर लिया और किराए पर मकान लेकर उसके रहने की व्यवस्था कर दिया। घर में बहाना करके वह अनीता के यहाँ पहुंच जाते थे। अनीता का सारा खर्चा वही उठाते थे। विवाह के बाद अनीता ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी। जय सिंह खुद इतने संपन्न थे कि अनीता को नौकरी करने की जरूरत ही नहीं थी। जय सिंह से अनीता को दो बेटे हरमीत सिंह और पारस पैदा हुए। इंसान लाख कोशिशें करें, परंतु ऐसे रिश्ते छिप नहीं पाते हैं। कई साल बीत गए थे। बच्चे भी बड़े हो गए थे, लेकिन बात खुली तो जय सिंह की पहली पत्नी कुलवंत विरोध करने लगी, जिससे घर में कलह रहने लगी। समय अपनी गति से चलता रहा। उसी दौरान जय सिंह का दूसरी पत्नी अनीता से भी मनमुटाव रहने लगा। बात हद पार कर गई तो अनीता और जय सिंह ने हमेशा हमेशा के लिए अलग होने का निर्णय कर लिया। यह 9 साल पहले की बात थी। उसी दौरान जय सिंह ने हरजीत कौर का विवाह हरियाणा के यमुनानगर निवासी अरविंदर सिंह के साथ धूमधाम से कर दिया। हरजीत को कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि उसे गोद लिया गया था। उसकी हर ख्वाहिश जय सिंह ने पूरी की थी। दूसरी ओर अनीता को लेकर जय सिंह की परेशानी बढ़ गई थी। दोनों ने अलग होने का निर्णय तो ले लिया था, लेकिन हक लेने देने की बात पर आपसी सहमति नहीं बन पा रही थी। मामला थाने से होता हुआ अदालत तक पहुंचा,
जहां हुए समझौते के अनुसार जय सिंह ने अनीता को 25 लाख रुपए दिए। समझौते के अनुसार बड़े बेटे हरमीत को जय सिंह के साथ रहना था और छोटे पारस को अनीता के साथ रहना था। हरमीत को अपने पास रखकर जय सिंह अपना वंश चलाना चाहते थे। अनीता अलग होकर सहारनपुर में रहने लगी। जय सिंह का वहां भी 55 गज का एक मकान था, जिसे उन्होंने अनीता को दे दिया था। हरमीत बचपन से ही बिगड़ैल प्रवृत्ति का था। 7वीं तक पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई से उसका मन उचट गया। वह पिता के पास आया तो उन्होंने उसे पढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। जय सिंह और कुलवंत कौर गोद ली हुई हरजीत को बहुत चाहते थे। वे उसका हर तरह से ख्याल रखते थे। हरमीत को यह बात अंदर ही अंदर बहुत खलती थी। अब वह चाहता था कि हर तरह का हक सिर्फ उसका हो। यह बात अलग थी कि वह विरोध करने लायक नहीं था। पिता के पास रहते हुए उसका अपनी माँ से संपर्क बना रहा था। कभी कभी वह उसके पास चला भी जाता था। एक तो वह आवारा था, दूसरे इन बातों ने उसके दिमाग पर खासा प्रभाव छोड़ा था। हरमीत युवा हो चला था। पिता ने उसे अपने साथ काम पर लगा लिया, क्योंकि जय सिंह नहीं चाहते थे कि उनके बेटे के मन में सौतेला होने जैसी कोई बात आए। इसलिए वह उसकी हर मांग पूरी करते थे। कहते हैं, प्रवृत्ति एक बार बिगड़ जाए तो बहुत मुश्किल से काबू में आती है। हरमीत के साथ भी यही हुआ। वह लगातार गलत संगत में पड़ता चला गया, जिसकी वजह से कभी कभी शराब भी पीने लगा। इससे जय सिंह परेशान रहने लगे। उन्होंने डांट फटकार कर हरमीत को समझाया, लेकिन हरमीत का ध्यान काम पर कम, आवारागर्दी पर ज्यादा होता था। तब जय सिंह ने हरमीत को बैठाकर प्यार से समझाया, बेटा कुछ करोगे तभी यह जीवन चल पाएगा। बाप की कमाई पर कब तक ऐश करोगे। हरमीत बोला, मैं अलग काम करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। जय सिंह ने कहा, लापरवाही से कुछ भी करोगे सफल नहीं हो पाओगे। मुझे जिम्मेदारी उठाने का मौका तो दो पापा। हरमीत ने आत्मविश्वास से कहा तो जय सिंह को लगा कि शायद उसे गलतियों का एहसास हो गया है और यह वाकई कुछ करना चाहता है। देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत उन्होंने सुनी थी, लिहाजा उन्होंने हरमीत को गारमेंट्स की दुकान खुलवा दिया। अगर आदमी का आचरण अच्छा ना हो तो उसे कोई भी काम करने को दे दिया जाए, उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता है। यही वजह थी कि हरमीत ने दुकान को घाटे में पहुंचा दिया। 2 साल बाद जय सिंह ने मजबूरन दुकान बंद करा दिया। इसके बाद हरमीत ने बुलेट मोटरसाइकिल की मांग शुरू कर दिया। उसकी इच्छा के अनुसार जय सिंह ने उसकी मनपसंद की मोटरसाइकिल दिला दिया। हरमीत के पास सब कुछ था। पिता पैसा लगा रहे थे और आजादियां भी दे रहे थे। इससे अच्छी किस्मत क्या हो सकती थी। हरमीत को यह सब आसान लग रहा था। उसकी ख्वाहिशों को पंख लगते जा रहे थे। अब वह नई कार की मांग करने लगा। ऐसे में जय सिंह विरोध करके समझाने की कोशिश करते तो वह एक ही बात कहता, मैं सौतेला हूं, इसलिए मेरी बात नहीं मान रहे हैं। जय सिंह उसे प्यार से समझाते, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हरमीत तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम अपना आचरण सही कर लोगे तो सारी शिकायतें अपने आप ही दूर हो जाएंगी। प्रॉब्लम यह है कि तुम कुछ समझना ही नहीं चाहते। बेटे की जिद पर जय सिंह ने कार भी दिला दिया। हरमीत ने जिंदगी में पिता की कमाई का स्वाद ही चखा था, इसलिए चीजों की कदर कम करता था। कभी शराब का नशा तो कभी लापरवाही के चलते कार 2 बार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बेटे की हरकतों से जय सिंह अपने पुराने निर्णयों पर पछता रहे थे। जय सिंह अनीता से भी बेटे को समझाने के लिए कहते थे। वह भले ही अनीता से अलग रहते थे, परंतु समय समय पर उसकी तरह तरह से मदद करते रहते थे। उसके पास रह रहे अपने बेटे पारस और पहले पति के बेटे लक्की को भी उन्होंने महंगी महंगी मोटरसाइकिलें दिलाई थीं। दोनों उनसे मिलने भी आया करते थे। जय सिंह दिल के अच्छे आदमी थे। वह चाहते थे कि सब हंसी खुशी से रहें। बस हरमीत से ही वह परेशान थे। बिगड़े आचरण ने हरमीत को जिद्दी बना दिया था। शराब के अलावा वह स्मैक जैसे खतरनाक नशे भी करने लगा था।
उसे इस लत से निकालने के लिए जय सिंह ने एक नशा मुक्ति केंद्र में भी भर्ती कराया था, परंतु इसका कोई लाभ नहीं हुआ था। उसके आचरण से हर कोई दुखी था। हरमीत हरजीत कौर को फूटी आंख नहीं पसंद करता था। वह जब भी मायके आती थी, वह उससे झगड़ता रहता था। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह की बात थी। जय सिंह को विश्वास हो गया कि बेटा अब किसी भी हाल में सुधरने वाला नहीं है। उसे लेकर वह अक्सर परेशान रहते थे। काफी सोच विचार कर उन्होंने अपनी संपत्ति के बंटवारे का निर्णय कर लिया। उन्होंने सोचा कि बेटे को बढ़िया फ्लैट दिलाकर उसे घर बसाने के लिए आजाद छोड़ देंगे और बेटी को उसका हिस्सा दे देंगे। जय सिंह का यह निर्णय हरमीत को पसंद नहीं आया। हरमीत का मानना था कि हरजीत तो गोद ली हुई है, जबकि वह पिता का खून है। ऐसे में हरजीत का हक कैसे हो सकता है। दीपावली का त्योहार आ रहा था। हरजीत कौर चाहती थी कि उसका प्रसव देहरादून में हो, इसलिए जय सिंह ने उसे अपने पास बुलवा लिया था। सभी चाहते थे कि पूरा परिवार दीपावली भी साथ मना ले और डिलीवरी भी हो जाए। हरजीत के आने से हरमीत का माथा ठनका। उसे लगा कि हो ना हो अब संपत्ति दो हिस्सों में बंट जाएगी। इससे उसके मन में नफरत और बढ़ गई। उसने तय कर लिया कि वह अपनी संपत्ति को किसी भी हाल में बंटने नहीं देगा, जबकि जय सिंह के जिंदा रहते यह संभव नहीं था। होता वही जो जय सिंह चाहते। हरमीत दिन रात इसी उधेड़बुन में रहने लगा कि पिता की संपत्ति का अकेला मालिक कैसे बना जाए। वह हमेशा घंटों इसी बारे में सोचता रहता। अंत में उसने सबकी हत्या करने का खतरनाक निर्णय ले लिया। उसके पास 10 इंची लंबा रामपुरी चाकू पहले से ही था। 21 अक्टूबर को हरमीत अंसारी मार्ग पर चाकू की धार तेज कराने गया, लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया। हरमीत अपनी संपत्ति से जुड़े हर शख्स को निपटाना चाहता था। उसने अपने जीजा अरविंदर को भी फोन करके दीपावली पर देहरादून आने को कहा था, लेकिन अरविंदर ने काम की अधिकता होने के चलते आने से मना कर दिया था। दीपावली से एक दिन पहले हरजीत कौर ने मोबाइल की इच्छा जाहिर की तो जय सिंह ने उसे 25,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन दिला दिया। इस पर हरमीत भड़क उठा और उसने भी मोबाइल की मांग की। मुझे भी इसी तरह का महंगा मोबाइल फ़ोन चाहिए। तेरी हर मांग तो पूरी की है, उसका नतीजा क्या निकला है सोचा है कभी तूने। जय सिंह ने उसे झिड़क दिया। जब यह मोबाइल ले सकती है तो मुझे क्यों नहीं दिला सकते। मैं भी आपका बेटा हूँ। जय सिंह ने कहा, बेटा है लेकिन नालायक। लायक बन जा। मोबाइल क्या तुझे पूरी मोबाइल कंपनी दिला दूंगा। इस बात को लेकर घर में तनातनी हो गई तो कुलवंत कौर ने पति को समझाया। उसके बाद वह नरम होकर बोले, ठीक है, दीपावली के बाद तुझे भी ऐसा ही मोबाइल दिला दूंगा। बात सिर्फ मोबाइल की नहीं थी। हरमीत के दिमाग में तो पहले ही बहुत कुछ पक चुका था। मोबाइल ने तो आग में घी का काम किया था। उसके दिल में प्रतिशोध की आग दहक रही थी। अपने निकम्मेपन और गलत आचरण की वजह से उसे लगने लगा था कि पिता सब कुछ बेटी को देकर एक दिन उसे बाहर का रास्ता दिखा देंगे। यह नौबत कभी भी आ सकती थी, इसलिए किसी भी सूरत में वह अपने निर्णय पर अमल करना चाहता था। हरमीत ने सोचा कि शराब पीकर वारदात करने में आसानी रहेगी। शराब की एक बोतल लाकर उसने घर में रख दिया। 23 अक्टूबर 2014 को पूरा शहर दीपावली का त्योहार मना रहा था। जय सिंह उन लोगों में से थे जो सभी से बनाकर चलते हैं। मोहल्ले में उनकी किसी से अनबन नहीं थी। हर कोई उनके व्यवहार का कायल था। उनका सभी के यहाँ आना जाना था। दीपावली की शाम को भी वह आस पड़ोस में सबके यहाँ गए और दीपावली की बधाई दिया। रात में नाती और नातिन के साथ पटाखे भी चलाए। हरमीत भी साथ रहा। तब कोई नहीं जानता था कि इस खुशी के बाद सहन ना होने वाला दुख आने वाला है। रात में सभी सो गए, जबकि हरमीत अपने कमरे में जागता रहा। सबके सो जाने के बाद उसने शराब पिया। वह हत्याओं के बारे में सोचने लगा। शराब के नशे के चलते करीब 12 बजे उसकी आंख लग गई। दिमाग में चूंकि हत्या का भूत सवार था, इसलिए 3 बजे आंख खुल गई। हरमीत ने एक बार फिर शराब पी
और 4 बजे के करीब जय सिंह बाथरूम जाने के लिए उठे तो उसे आहट से पता चल गया। उसने ठान लिया कि अब वह एक एक को मार कर ही रहेगा। जय सिंह बाथरूम से वापस आए तो अचानक हरमीत उनके कमरे में पहुंच गया और चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगा। बेटे का यह रूप देखकर जय सिंह हक्के बक्के रह गए। उन्होंने बचाव के लिए हाथ उठाए तो उसने हाथों पर भी चाकू मारे। उम्र का तकाजा था, जय सिंह ज्यादा विरोध नहीं कर सके। हरमीत ने पेट से लेकर गर्दन तक कई वार किए तो लहूलुहान होकर वह दरवाजे के पास गिर गए और दम तोड़ दिया। पिता की हत्या करने के बाद उसे घबराहट होने लगी तो वह अपने कमरे में गया और शराब का एक पैक बनाकर पिया। उसके सिर पर खून सवार था। इसके बाद वह ड्राइंग रूम कम बेडरूम में पहुंचा और वहां सो रही कुलवंत कौर पर हमला बोल दिया। जागने पर वह हरमीत से भिड़ गईं। मामूली संघर्ष के बाद उसने उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। उसी बेडरूम में हरजीत कौर भी अपने दोनों बच्चों के साथ सो रही थी। हरमीत ने अगला निशाना उसे बनाया। गर्भवती होने के कारण वह ज्यादा विरोध नहीं कर सकी। उसकी 3 साल की मासूम बेटी सुखमणि को भी उसने मार दिया। उसी बीच 6 साल के कवलजीत की आंख खुल गई तो वह बिस्तर से उतरकर रोता हुआ भागा। हरमीत किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। उसने भागते कवलजीत की पीठ पर 2 वार किए। दोनों ही वार हल्के थे। वह 2 सोफों के बीच छिपकर रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज मामा, मुझे मत मारो। हरमीत कवलजीत को प्यार तो करता था, परंतु उस वक्त वह भी उसे अपना दुश्मन नजर आ रहा था। अचानक उसे ख्याल आया कि कवलजीत को जिंदा छोड़कर अपने पक्ष में गवाह बनाया जा सकता है कि हत्याएं किसी और ने की हैं। मन में यह ख्याल आते ही उसने कवलजीत से गुर्राकर कहा, रोना बंद कर और मेरी बात सुन। तुझसे कोई पूछे तो बताना कि 3 नकाबपोश लोगों ने ये हत्याएं की हैं। तूने सच बताया तो तेरा भी यही हाल करूंगा। कवलजीत थर-थर कांप रहा था। उसने रोते हुए कहा, ठीक है मामा, मैं ऐसा ही कहूंगा। मुझे मत मारो। हरमीत ने उसे छोड़ दिया, लेकिन डर की वजह से वह वहीं छिपा रहा। हरमीत ने सोचा कि सुबह लोगों को बताएगा कि 3 नकाबपोश बदमाशों ने पूरे परिवार की हत्या की है। गवाह के तौर पर वह कवलजीत को सामने कर देगा। कहानी को सच बनाने के लिए उसने अपने हाथ पर चाकू मार लिया। घर में खून का दरिया बहाने वाले का अपना थोड़ा खून बहा तो उसने हाथ पर रुमाल बांध लिया। अपनी खून सनी कमीज उसने उतार कर रख दी और चाकू भी फेंक दिया। हरमीत अपने कमरे में गया और एक बार और शराब पिया। नशा अधिक होने के चलते हरमीत आगे की कोई प्लानिंग नहीं कर सका। उसे किसी अंजाम की परवाह भी नहीं रही। इसी बीच वह सो गया। सुबह नौकरानी आई तो वह हड़बड़ाकर उठा और राजू को टालने की कोशिश किया, परंतु वह दोबारा आई तो वह सिर पकड़कर बरामदे में बैठ गया। लोग आए तो कवलजीत भी बाहर आ गया। लोगों के पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। पुलिस को भी उसने हरमीत द्वारा समझाई गई बात ही बताई, लेकिन पिता के आने पर उसका डर कम हुआ तो उसने सच बता दिया। इसके बाद निर्दयी हरमीत को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने उसकी मां अनीता और भाई को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन हत्या या षड्यंत्र में उनका कोई हाथ नहीं निकला। जांच के लिए हरमीत के फिंगरप्रिंट व खून का नमूना लेकर प्रयोगशाला भिजवा दिया ताकि घटनास्थल पर मिले सबूतों से उसका मिलान किया जा सके। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को भी हरमीत की क्रूरता चौंका गई। जय सिंह के शरीर पर 24, कुलवंत कौर के शरीर पर 9, हरजीत कौर के शरीर पर 7 और सुखमणि के शरीर पर चाकू के 5 घाव पाए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हरजीत कौर के गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का था। अगले दिन लक्खीबाग श्मशान घाट पर गमगीन माहौल में सभी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हत्याओं के चश्मदीद गवाह मासूम कवलजीत के बाल मन पर डरावने मंजर का गहरा असर पड़ा था। वह गुमशुम था। हरमीत के प्रति लोगों में गुस्सा था। हर कोई उसे कोस रहा था, जबकि हरमीत को इन हत्याओं का कोई अफसोस नहीं था। पुलिस ने गर्भस्थ शिशु की मौत के मामले में उसके खिलाफ धारा 316 भी लगा दी थी। पुलिस ने उसे विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया।
उसे देखने के लिए अदालत में काफी भीड़ लगी थी। लोगों के गुस्से को देखते हुए सुरक्षा की काफी व्यवस्था थी। इसके बावजूद लोगों ने उसे पीटने का प्रयास किया। अदालत ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 7 साल बाद परिवार के 4 लोगों की हत्या करने वाले हरमीत को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। गर्भस्थ शिशु की मौत और हत्या के प्रयास में उसे 10-10 साल की सजा सुनाई गई। दोषी पर कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने इस मामले को दुर्लभ में दुर्लभतम श्रेणी का मानते हुए 140 पन्नों में फैसला लिखा। बेटे हरमीत को पाने के लिए जय सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी से 10 साल तक अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ी, तब जाकर वह 12 साल की उम्र में हरमीत को अपने घर लेकर आ पाए थे। तब उन्होंने इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि घर का यह चिराग ही उनके परिवार की खुशियों का दीपक बुझा देगा। अपनी बिगड़ैल प्रवृत्ति, संपत्ति के लालच व नफरत में हरमीत इतना अंधा हो गया कि अपनों का ही हत्यारा बन बैठा। कहानी लिखे जाने तक वह सलाखों के पीछे था। आज की कहानी बस यही तक। वैसे तो अब कमेंट पढ़ने की बारी थी, लेकिन आज की कहानी बहुत लंबी हो गई है, इसलिए आज का कमेंट शाम 7:30 बजे वाले वीडियो में। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।